Hello friends, my name is Jay Bhardwaj. I am science educator at SureShot Academy. In this video, we will get insights of offline CDS batch that is currently going on. Here at SSB SureShot Academy, we are running a lot of offline NDA, CDS and FCAT courses. And along with the written course, we also offer free SSB course in which you will not have to pay any tuition fee. You'll only be charged for your food and accommodation for the 12 days of SSB course that you spend here with us. If you're interested to know more about them, you can call us on the numbers given below. And today we are going to start carbon and its compound, that is one of the important chapter of chemistry science. So let's start. Good evening everyone. Good evening sir. Okay. So carbon and its compound, है ना? We already get familiar with the elements. 1 to 20 elements हमने पढ़े थे, है ना? Atomic numbers हमने learn कर लिए, electronic configuration हमने learn कर ली, ठीक है? Now अब important एक element आता है, इसका नाम है कार्बन. Important एक element है, इसका नाम है कार्बन. Now कार्बन का atomic number कितना है? 6. Electronic configuration 2, 4. अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि 1, 2, 3 वाले वैलेंस शेल में जिस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स अगर 1, 2, 3 हो तो क्या करेगा? लूज करेगा. क्लियर? अगर 5, 6, 7 हो तो क्या करेगा? गेन करेगा. डन. ठीक है. लेकिन 4 वाले पे हमने एक चीज लिखी थी, वो लिखा था शेयर. शेयर लिखा था. ना शेयरिंग का मतलब क्या है? मतलब इस शेयर की वजह से वाई कार्बन इज सो यूनिक कि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है. पहली बात तो ठीक है कि कार्बन इतना यूनिक है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये शेयर करता है. तो कुछ प्रॉपर्टीज पहले हम देखते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि चलो ठीक है शेयर करता है. लेट अस सपोज कि शेयर नहीं करता और हम बोलते हैं कि सर ये शेयर करने के बजाय अगर ये 4 लूज कर दे, 4 आयंस अगर लूज कर दे तो क्या होगा? प्लस 4 अगर गेन कर ले तो क्या होगा? क्लियर? अब मुझे बताओ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या था? 12. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6. कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. मास नंबर 12, प्रोटॉन 6 प्लस न्यूट्रॉन्स. यहां से न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 6 न्यूट्रॉन्स हैं. अब मुझे एक बात बताओ, एक लूज करना आसान है, 2 लूज करना आसान है, 3 भी लूज हो जाते हैं. लेकिन हमने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा लूज करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी भी तो लगेगी. जब ये +4 बनाएगा, +4 बनाने में फ़र्क क्या होता है? +4 बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इसलिए ये इतना एनर्जी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि लगा पाए और +4 बन जाए. पहला रीज़न इस चीज़ का. ठीक है. दूसरी चीज़, अब आते हैं नेगेटिव पे कि मान लो 4 गेन कर जाए. अच्छा, +4 पे अगर आए, +4 में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बनेगी वो बनेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये 4 तो चले गए. और -4 में जो बनेगी वो बनेगी 2, 8 बनेगी. -4 में 2, 8 आ गए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन. लेकिन न्यूट्रॉन्स या फिर मैं बोलूं प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं. हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको न्यूक्लियस पकड़ के रखता है. न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा. जैसे सपोज करो, एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ. सपोज करो आप वेट उठा रहे हो, आपकी लिमिट है 20 kg उठाने की. यू कैन लिफ्ट 20 kg फॉर 30 सेकेंड्स. आपकी लिमिट ये है. लेकिन अगर 20 की जगह आपको 50 kg का वेट दे दिया जाए और बोल दिया जाए अब इसको 30 kg तक उठाओ, तो क्या उठा पाओगे? तो शायद नहीं उठा पाओ. दैट मीन्स आप अपनी लिमिट से ऊपर आ गए. आपकी जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी थी, जो एनर्जी थी, जो स्ट्रेंथ थी, उससे ज़्यादा उठा रहे हो आप. सेम केस होता है कार्बन जब 4 नेगेटिव आता है. लिमिट इसके पास प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है. 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ सकते, इसलिए ये 4 गेन भी नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसको साथ साथ नोट करना फटाफट. सबसे पहले कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4. लूज करेगा ऑन लूज तो इसकी जो चार्ज आएगा वो आएगा +4. +4 होने पे क्या होता है? +4 होने पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ओनली 2. ठीक है, 2 आएगी. 2 इसके अंदर रीजन क्या लिखोगे? लॉट ऑफ एनर्जी
लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसलिए ये बहुत मुश्किल है अचीव करना। दूसरा, अगर मैं बात करूं C-4 होगा, अगर 4 गेन कर लेगा, डिफिकल्ट, शॉर्ट में लिखना बिल्कुल ताकि पता रहे, पढ़ के आपको पता रहेगा कि आपने क्या लिखा है। डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन्स, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से ये ना ही +4 बना सकता है ना ही -4 बना सकता है। इसलिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या लिखते हैं कि ये शेयर करेगा। ठीक है, ओनली शेयर ही करेगा। लिख लिया, नोट कर लिया। डन, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं शेयरिंग पे। ये तो हो गया कि ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, ये तो हमें पता लग गया। नाउ शेयरिंग पे, शेयरिंग करते करते क्या होता है, शेयरिंग करने की वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन का सिंपल एक लाइन में मतलब है कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैटिनेशन बोलते हैं। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट तरह के, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट नंबर के कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मेन है इसकी, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन में लिखना क्या है, सिंपल पहले ये शेप बना लिखना, उसके बाद लिखना कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन able to form different compounds। नोट कर लो इसको। डन। डन, यहां से आपको दिख रहा है, विजिबल है? ठीक। नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट आपका एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है? कुछ नहीं है, कार्बन से ही बने हुए डिफरेंट आप कह लो कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा, ये एलोट्रॉप्स आपस में फिजिकली तो आप कह लो कि डिफरेंट होंगे, लेकिन केमिकली सिमिलर होंगे। फिजिकली डिफरेंट कैसे? जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि इसके एलोट्रॉप, एग्जांपल क्या है, एलोट्रॉप्स हम जो पढ़ेंगे मेनली डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरिन, ये हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से डायमंड एंड ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, डायमंड हार्ड होता है, वहीं ग्रेफाइट क्या होता है, हार्ड नहीं होगा लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, डायमंड नहीं करेगा। फिजिकली अलग अलग हैं दोनों, लेकिन केमिकली एक है। क्यों? बिकॉज कार्बन से ही बने हैं। ठीक है, सबसे पहला एलोट्रॉप इसका लिखना डायमंड। सबसे पहला एलोट्रॉप इसका लिखना डायमंड। और डायमंड में एक लाइन लिखवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डायमंड, डायमंड इसमें लिखना ईच कार्बन एटम, each carbon atom is bonded, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, to 4 other carbon atoms, forming a rigid 3D tetrahedral structure। 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये इतनी लंबी लाइन लिखवाने का पर्पस क्या है? इतनी लंबी लाइन लिखवाने का पर्पस ये है बिकॉज कभी कभी CDS में एज इट इज लाइन पूछ लेता है ट्रू है या नहीं है, क्योंकि ये जब हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग है, तो इसकी वजह से क्या हुआ
कि इन दोनों में एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल क्या समझते हो? टेट्राहेड्रल का मैं तुम्हें एक मॉडल से समझाता हूँ ताकि तुम समझ पाओगे क्या चीज़ है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल मॉडल। मतलब सेंटर में एक कार्बन, मतलब ये जहां मैंने पकड़ा हुआ ये कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। क्या लिखा है, लाइन पढ़ना, लाइन पढ़ना। आपने क्या लिखा? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, ये लिखा, ध्यान समझना। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 1 2 3 4 अदर कार्बन एटम्स। ये बना आपका टेट्राहेड्रल। क्या ये 3D शेप है? चेक करो, 3D शेप है। तो 3D शेप लिखा है ना, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, इसी में नंबर 2 लिखना। इट इज हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ। वो तो पता ही है, सिंपल से एक प्रॉपर्टी लिख ली हमने, प्रॉपर्टी इट इज हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ। एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, पूछा गया था कि डायमंड के आइसोमॉर्फस कौन सा स्ट्रक्चर होगा। एक शब्द आया था आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का होता है आइसो फॉर सेम, और या आप सिमिलर कह लो, एंड मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर। डायमंड से मिलता जुलता स्ट्रक्चर किसका होगा? ठीक है, तो वो उसका एक आंसर लिख लो डायरेक्ट कि आइसोमॉर्फस जो है वो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर से मैच करता है। सिलिकॉन स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर इज आइसोमॉर्फस टू सिलिकॉन स्ट्रक्चर। मतलब जो लाइन आपने डायमंड के स्ट्रक्चर में लिखी वही लाइन सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में आएगी। ठीक है, ये वन ऑफ द PYQ है, विल डू इट। ठीक है, डन। नेक्स्ट ग्रेफाइट, नेक्स्ट हेडिंग आपकी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नंबर 1 पॉइंट लिखना ग्रेफाइट में। ईच कार्बन एटम इन दिस, ईच कार्बन एटम ग्रेफाइट में, इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 other carbon atoms, is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं जरा। हेक्सागोनल अरे का मतलब क्या हुआ? हेक्सागोनल अरे का मतलब सिंपल से, हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स, इस तरीके से हेक्सागोनल अरे मतलब सीरीज। इस तरफ भी बहुत सारे हेक्सागोनल्स और इस तरफ भी बहुत सारे हेक्सागोनल्स, लेकिन एक डिफरेंस होता है, एक हेक्सागोनल की लेयर दूसरी हेक्सागोनल की लेयर से अब कह लो कि जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एक लेयर और दूसरी लेयर में यहां पे गैप है एयर का, और इसके अभी यूजेस पढ़ोगे तो इसके गैप का रीजन बताऊंगा। 2 रीजन है इसके गैप होने की वजह से, 2 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। पहला तो हमने पढ़ा वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, हमने एक्सेप्शंस ऑफ मेटल नॉन मेटल में लिखा था। ये जब हम मेटल नॉन मेटल का चैप्टर कर रहे थे उसमें हमने लिखा था कि ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ ग्रेफाइट का नाम आया था। वो ग्रेफाइट क्यों कर पाता है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देगी। तो इस लेयर से एक लेयर से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है,
इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला इसका यूज। दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? स्लिपरी होता है। अब मुझे बताओ, अगर दो हेक्सागोनल एरे के बीच में एयर होगी तो क्या ये दो लेयर आपस में स्लाइड नहीं करेंगी? करेंगी। तो इसी वजह से ये क्या होगा? एज अ लुब्रिकेंट भी यूज होता है। स्ट्रक्चर लिख लिया पहले हमने, स्ट्रक्चर डन। नेक्स्ट यूजेस में, यूजेस हैंड डालना, यूजेस। नंबर 1 में इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, so it is used as lubricant, so it is used as lubricant। आपने कभी वो पेंसिल की निडल को उसको क्रश करके पाउडर बनाया होगा और हाथ में रब करके देखा होगा, स्लिप करता है वो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कि आपस में वो लेयर्स के बीच में एयर है, इसलिए वो स्लिपरी होता है। कभी ट्राई करना, उसको हाथ में लगाओगे उसको स्लिप करेगा वो हाथ से, लुब्रिकेंट। नंबर 2, it is also good conductor of electricity, it is also good conductor of electricity। ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर, बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, इसका स्पेलिंग ठीक से लिखना बस। बकमिंस्टर फुलरीन, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यही है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात तो इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। 60 कार्बन का ये स्ट्रक्चर होता है। एंड सिमिलर किसके होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। फुटबॉल में आपने इस तरीके के ऐसे बॉक्सेस देखे होंगे जुड़े हुए, देखें इस तरीके के बॉक्सेस, पेंटागोनल बॉक्सेस देखें। इसी तरीके से पूरी फुटबॉल को इमेजिन कर लो और हर एक डॉट पर कार्बन एटम है। ऐसे करते करते 60 कार्बन एटम का एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में उसमें देख सकते हो। ठीक है, वो चीज़ है। तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। बस इसकी खास बात क्या है? यही है कि फुटबॉल की तरह सिमिलर करता है, रिजेंबल करता है। दूसरा, C60 कार्बन होता है उसका नाम, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और ना ही कुछ इससे ऊपर पूछेगा। क्लियर? डन। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए, हमने पढ़ लिया कि कार्बन क्यों गेन और लूज नहीं कर सकता। हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से ऐसे एलोट्रॉप्स हैं जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर है। एक लाइन लिख लेना, तो शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ना ले। लिखो एक लाइन, स्टार पॉइंट बना के एक लाइन लिख लेना। द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन the allotropes of carbon have very different physical properties, have very different physical properties have very different physical properties but same chemical properties, but same chemical property। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों? बिकॉज कार्बन से ही बने हैं। ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई। नेक्स्ट आता है आपका, अब हम पढ़ेंगे कुछ, अब इसके नंबर आ जाता है बॉन्डिंग। हमने कैटिनेशन पढ़ ली। अब कैटिनेशन भी बहुत अलग अलग तरीके से होती है। सिंगल बॉन्डिंग भी जुड़ता है। कार्बन के पास ये एबिलिटी है, सिंगल बॉन्ड की भी लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। कार्बन के पास ये एबिलिटी है, डबल बॉन्ड बनाना ये भी बना लेगा। कार्बन के पास एबिलिटी है 3 बॉन्ड बनाना, वो भी बना लेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सिंपल लिखना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स। सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड, दैट मीन्स जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एग्जाम्पल में इनको हम नाम क्या बोलते हैं? इनको नाम देते हैं अल्केन। ये लिख लेना, अल्केन। अल्केन वाले जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है,
सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अल्केन्स, ठीक है। अभी अल्केन क्या है आई विल एक्सप्लेन। इस एल के अल्क की जगह आएगा नंबर, नंबर मतलब नंबर ऑफ कार्बन आता है यहां पर। ये एन बताता है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो एन का मतलब ही सिंगल बॉन्ड है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं बोलूं 1, अगर एक कार्बन है दैट मीन्स एग्जांपल CH4 का स्ट्रक्चर 1 2 3 4, क्या यहाँ सारे के सारे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कितना है? एक है। तो इस नंबर ऑफ कार्बन, जब भी एक कार्बन होता है तो उसका नाम आ जाता है मिथ। मिथ मतलब 1, मिथ मतलब 1, और एन सिंगल बॉन्ड है सारे तो इसका नाम हो जाता है मीथेन। आप समझ में आया वो नाम कैसे पढ़ा? मीथेन, इथेन, जो ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, ये प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये नाम इस तरीके से पढ़ा, मिथ फॉर 1 कार्बन एंड एन फॉर सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? ऐसे ही ये हुआ 1 कार्बन के लिए, लिखते रहो साथ साथ, इसको नोट करते रहो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 कार्बन आ जाए, नंबर 2, अगर 2 कार्बन आ जाए यानी कि C2H5, 2 कार्बन आ गए। अच्छा मुझे बताओ क्या कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको वो शेयर कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड, ये तो क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड बनाते वक्त बॉन्ड काउंट जरूर कर लेना। एक यहां बन गया तो और कितने बनाओ यहां पर? 1 2 और 3 ही बनेंगे। ध्यान से देखना, एक यहां बन गया तो 1 2 3 यहां पर, एक यहां इसका भी हो गया तो 1 2 3 इसके यहां पर, ठीक है। C2H5 है, देखिए H C2H6 कर लो इसको, H और H। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है? कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है, और लेकिन 2 है, तो जब भी 2 आ जाए तो आ जाएगा इथ, और सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन, इथेन। सिंपल। बोलो भाई कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट यहां तक। नेमिंग में कोई डाउट है? तो वो मीथेन कैसे नाम है? हाँ, वो मीथेन मतलब नाम कैसे हुआ है? मीथेन, मिथ फॉर 1 कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन और सब में सिंगल बॉन्ड लगा तो इसलिए मीथेन। इथ फॉर 2 कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, इसलिए एन। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो एक लास्ट फटाफट जरा इसको बताओ। अगर मैं कहूं कि 3 कार्बन को C3H8, 3 कार्बन 1 2 3, तीन कार्बन को मैं बोलता हूं प्रॉप, तो आगे क्या लगाऊंगा? सबके सब अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब एक कंसेप्ट और यहां पर, एक चीज और यहां से यहीं पे लिख लेना, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं करना, आपको पता, आपको एग्जांपल दे दिया, मान लो प्रोपेन का पूछ लिया, लेट्स से कि प्रोपेन का पूछ लिया कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, तो आप क्या करोगे? इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबके सब बॉन्ड काउंट करोगे और लिखोगे 10 होते हैं किसमें? प्रोपेन में। ये लिख लो उसको। ऐसे ही मुझे काउंट करके बता दो इथेन और मीथेन में, जल्दी फटाफट। सिमिलरली मुझे काउंट करके बता दो इथेन एंड मीथेन। मीथेन में 4 और इथेन में 6, ठीक से काउंट करो, 7। क्लियर? ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना पूछ सकता है। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट का मतलब क्या है? तभी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले के साथ साथ स्ट्रक्चर भी ओपन करके इसलिए लिखवा रहा हूँ, दैट इज आपको पता लग जाएगी कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। ये सारे के सारे बॉन्ड जो दिख रहे हैं, जो मैं बना रहा हूँ, ये बॉन्ड्स हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों?
क्योंकि ये शेयर करके बने हैं और शेयर करके हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेंगे। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि अगर लूज या गेन करेगा तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? लूज या गेन करने पे कौन से बॉन्ड बनेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? कौन से कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड से कौन से बनेंगे? आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के आयनिक बॉन्ड्स तो शेयर करके क्या बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको अगर नंबर ऐसे दे देगा, कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो, आप इसको स्ट्रक्चरली रफ में ओपन करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिख दोगे, नंबर ऑप्शन में होगा कोई ना कोई। क्लियर? डन? ठीक है, नोट कर लो इसको। ओके चलो, लेट से अब एक PYQ जरा देखते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा, थोड़ा सा एक PYQ में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ध्यान समझना, नॉट वाले क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट, ध्यान से एक बार चलो आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोस्ट मतलब मोस्ट का एक लिखा है कि हमने बहुत सारे, मोस्ट मतलब बहुत सारे होंगे ना, हमने कितने ही पढ़े हैं अभी तक? एक ही तो पढ़ा है। आगे चलते हैं, चलो। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है अभी हमने। कार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कोवेलेंट पढ़ा, बिल्कुल सही है। चलो ये तो सही है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, यूजेस में पढ़ा अभी। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, तो ये भी सही है। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये भी सही है। सिंपल से ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। सिंपल, इस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज हमने स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हैं। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? अगेन एलोट्रॉप के बेस पे, तो एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स और जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं। कौन सा पढ़ा है? डायमंड पढ़ा है। अच्छा, ग्रेफीन, फ्लाई ऐश एंड फुलरीन। फुलरीन पढ़ा अभी हमने, डायमंड पढ़ा। कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। क्या हमने कोई फ्लाई ऐश जैसी चीज पढ़ी? नहीं पढ़ी, तो मोस्ट ऑफ टाइम यही होगा जो बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट, ग्रेफीन भी एक ग्रेफाइट का ही टाइप है। ठीक है, दैट इज वाई उसी से बना, कुछ अलग नहीं है चीज। नाम सिमिलर है, दैट मीन स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बना किससे होगा? एक ग्रेफाइट से ही बना होगा। ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन को कर सकते हो कि फ्लाई ऐश ऐसी चीजें आपने पढ़ा ही नहीं है। पूरा कार्बन चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फ्लाई ऐश कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, कहाँ पे? एलोट्रॉप्स में। एलोट्रॉप्स हमने 3 ही पढ़े थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। क्लियर?